फेड मिनट्स आ चुके हैं जहां दिसंबर रेट कट पर फेड पॉलिसी मेकर्स की अलग अलग राय दिखी और यह अनिश्चितता बढ़ गई कि दिसंबर में ब्याज दर घटेगी या नहीं। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में यूएस जॉब मार्केट को लेकर चिंताएं दिख रही है। हालांकि ग्लोबल अनिश्चितता के कारण सेफ हेवन खरीदारी कीमती मेटल्स को सपोर्ट कर रही है। यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा पर भी ट्रेडर्स को नजर रखनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर के अगले रुझान पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मूलतोल में। जी नमस्कार सर, और सभी जी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जी अंकित जी, फेड मिनट्स में दिसंबर रेट कट पर बनी अनिश्चितता को आप कैसे देखते हैं? फेड की बैठक हुई जहां पे मिनट्स थे, उनकी पुरानी बैठक में चीजें क्या निकल के आई हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि दिसंबर में 0.25% इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, लेकिन कुछ का मानना है कि ये कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको कट अगर करा तो इन्फ्लेशन बहुत स्पीड में बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसमें से एक बंदा निकल के आया जिसने बोला कि अग्रेसिवली 0.50% कट करना चाहिए। लेकिन फेड के एक सहमति बनी हुई है कि अभी हम लोग डेटा को देखेंगे। आने वाले डेटा जो अमेरिकी की मुद्रास्फीति का डेटा है, उसके बाद नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, ये सारे डेटा डिसाइड करेंगे कि दिसंबर में रेट कट करना है कि नहीं करना है। और फेड का क्लियर स्टेटमेंट है कि हम भी अब बैठक के बाद में रिजल्ट सिर्फ देखना चाहेंगे, डेटा को देखना चाहेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि रेट कट करना है कि नहीं करना है। लेकिन जहां तक उम्मीद है, पहले फेड के चेयरमैन ने बोला था कि इस बार रेट कट करने की उम्मीद कम है, तो शायद ये रेट कट नहीं हो। लेकिन अगर डेटा अच्छा आता है, मतलब अगर नॉन फार्म पेरोल का डेटा अगर बहुत सुधर के आता है और महंगाई के आंकड़े स्पेशली जो देखने वाले होंगे वो अगर आते हैं, तो डेफिनेटली अगर वो बेटर होकर निकल के आते हैं, 3% से गिर के आते हैं 2.7 2.6 के आसपास अगर आ जाता है, क्योंकि 45 दिन से हमने शटडाउन की वजह से बहुत सारे डेटा मिस कर दिए हैं। अब अगर ये डेटा निकल के आता है तो मुझे लगता है कि फेड डेटा को देखने के बाद ही डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कट करना है कि नहीं करना है। तो जैसे फेड देख रहा है डेटा को, वैसे ही ट्रेडर्स को भी जो डेटा है उस पर नजर बना के चलना चाहिए। अंकित जी, क्या यूएस जॉब मार्केट की कमजोरी गोल्ड सिल्वर मार्केट के लिए बड़ा सपोर्ट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, $38 ट्रिलियन हो चुका है वहां का डेट। $37 से $38 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन का डेट बहुत स्पीड में बढ़ा। वो तो टैरिफ था जिसका सपोर्ट मिला, और उसके कारण हमने देखा है कि डेट 39 की जगह 38 नहीं, अगर ये टैरिफ नहीं लगाया होता तो $90 बिलियन जो टैरिफ से कमाया गया है, अगर ये नहीं होता तो आज ये डेट $39 ट्रिलियन के आसपास होता। और अब मिड चुनाव, वो मिड जो वहां पे इलेक्शन हैं वो आने वाले हैं, उसके लिए घोषणा कर दी गई है कि 2-2 हजार डॉलर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमी में प्रेशर करेंगी, प्रेशर क्रिएट होता रहेगा। इसके कारण जॉब्स पे असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट अभी भी 4% से ऊपर बना हुआ है, जो काफी जी। एक महंगा साबित होता है। आमतौर पर हमने देखा है कि 0.25%, 0.5%, मतलब आधे परसेंट या फिर आधे परसेंट से अगर नीचे रहता है तो इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल रहता है। लेकिन 3% का इन्फ्लेशन, उसके साथ साथ 4% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में प्रेशर क्रिएट करता जा रहा है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा चुकाना है लोन पे, ब्याज पे। और जो गवर्नमेंट है उसको भी ज्यादा ट्रेजरी से उन्हें पैसा चुकाना पड़ रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर वेट करेंगे, मुझे ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन गोल्ड सिल्वर के अंदर बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद अभी नहीं है। जी, और एनएफपी डेटा गोल्ड सिल्वर के शॉर्ट टर्म मोमेंट्स को कितना प्रभावित कर सकता है? इस बार का काफी करेगा, मोमेंटम काफी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन एनएफपी का डेटा सिर्फ आने के बाद में सिर्फ हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जो सीमित दायरे में गोल्ड फंस चुका है ये अभी फंसा रहेगा। ये सारी चीजें, क्योंकि अभी सीपीआई का डेटा भी देखना बाकी है, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डेटा आया था वो बढ़ के आया था। अब पूरा फोकस जो ट्रेडर्स का रहेगा वो 10 तारीख को होने वाली बैठक जो है फेड की, उस पे रहेगा। तो अगले 20 दिन 15 दिन मार्केट इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और दोनों तरफ के मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे। आज का डेटा किस तरह का रहता है उस पर फोकस रहेगा। जी, और अंकित जी, इस बीच हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। हालांकि यूक्रेन और यूरोप इस पर पहले भी असहमति जता चुके हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई ठंडी होती है या कुछ सुधार हो जाते हैं, तो क्या प्राइस नीचे आएंगे गोल्ड सिल्वर के, या उस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये बहुत टाइम हो गया इस वॉर को। ये अब
शीत युद्ध में बदल गया है, कोल्ड वॉर में बदल गया है। तो अब दोनों के बीच में लड़ाई इस तरह की देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन एक ड्राफ्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज बोली गई है वो ये है कि यूक्रेन को कुछ जमीन का हिस्सा रशिया को देना पड़ेगा। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूक्रेन ये चीज चाहेगा नहीं और यूरोपियन कंट्रीज भी इसके में सहमत नहीं होंगी। ड्राफ्ट तैयार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इसमें सहमति बनना काफी मुश्किल होगा। लेकिन ये जो शीत युद्ध है, इसका अगर ये ठंडा हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रशिया के ऊपर सैंक्शन हटना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी ऐसा कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर सैंक्शन हटा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत स्पीड में नीचे आएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बेनिफिट होते नजर आएगा। डेफिनेटली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $43 तक आ जाएं। क्यों? क्योंकि उससे इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो उनकी जो टैरिफ वाली जो बात उन्होंने इतने टाइम से 9 महीने 10 महीने से जो टैरिफ टैरिफ वो लगातार कर रहे थे, उसको वो सही मतलब सही साबित कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहां पे अभी थोड़ी सी अनिश्चितता बनी हुई है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। जी। और अंकित जी, अगर हम देखें तो चाहे टैरिफ हो, चाहे लड़ाइयां हो, या आर्थिक तनातनी हो, वो सभी अनिश्चितताएं वैश्विक बनी हुई है, वैसे के वैसे ही प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कोई उनके ठोस रिजल्ट नहीं आए। तो ऐसे में क्या हम माने कि ग्लोबल अनिश्चितता 2026 में बुलियन को लंबी रैली दे सकती है? बुलियन की रैली सिर्फ अनिश्चितता पर नहीं टिकी हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। अमेरिका के ऊपर भरोसा कम हुआ है। जिस तरह से उन्होंने बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज करे हैं, जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि अब यूएस में जो गोल्ड 8,100 टन है, वो है कि नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड के अंदर बाइंग कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से कोई बिकवाली देखने को नहीं मिल रही है। 3 साल तक लगातार सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग करी, और मुझे लगता है कि 2026 के स्टार्ट के पहले हमको पास डेटा आ जाएगा कि 2025 में भी 1,000 टन के आसपास खरीदारी हुई है। तो सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी, भरोसा जो है इस समय गोल्ड पे ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस ट्रेजरीज पे। तो यूएस के ऊपर भरोसा कम है, गोल्ड के ऊपर ज्यादा है। और सबसे बड़ी चीज है फिएट करेंसी। फिएट करेंसी को आने वाले टाइम में वापस से हो सकता है कि हम ब्रिटेन वुड सिस्टम की तरफ जाएं। अगर इस तरह की चीजें निकल के आती हैं तो गोल्ड के अंदर प्राइसेस अपसाइड ही रहेंगी। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, एक कंसोलिडेशन है, बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, और गोल्ड सिल्वर के अंदर लगातार हमें तेजी देखने को मिलेगी। जी। और अंकित जी, फेड की अगली मीटिंग होगी जहां ब्याज दरों पर कोई फैसला हो सकता है। तब तक के लिए आपने कहा कि एक मार्केट रेंज बाउंड में रहने की उम्मीद है। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए इंडियन करेंसी में क्या रेंज रह सकती है, दोनों की बताएं। गोल्ड की अगर बात करेंगे इंडियन करेंसी में, तो 1,18,000 1,17,000 का मेजर सपोर्ट जोन है, वहां पे आपको बिकवाली नहीं करनी है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1,25,000 से 1,28,000 का रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। किसी को वापस अगर अपनी खरीदारी करनी है या फिर पोजिशनल बाइंग करनी है, तो 1,20,000 से 1,19,000 के बीच में करी जा सकती है। वहीं अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी में 1,49,000 से लेके 1,44,000 का मेजर सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन में खरीदारी करी जा सकती है। 1,30,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर बात करूं तो रेजिस्टेंस, जिस दिन चांदी ने 1,66,000 का लेवल क्रॉस कर दिया, आप इसके अंदर अगली बड़ी तेजी के लिए तैयार रहिएगा। 1,90,000 और 2 लाख तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी। तो आपकी राय में क्या ट्रेडर्स को हेजिंग या पोजिशनल पद्धति में से किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए ऐसे मामले में? अगर आप ज्वेलर्स हैं तो मुझे लगता है कि अगले 15 दिन के लिए आपको एक हेजिंग करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ट्रेडर हैं और चाहते हैं कि सिल्वर के अंदर लॉन्ग करना, तो मुझे सिल्वर ज्यादा अच्छी लग रही है एज कंपेयर टू गोल्ड। तो सिल्वर आने वाले टाइम में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। सिर्फ एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इंटरनेशनल मार्केट में $55, और M6 में 1,66,000, 1,66,000। दोनों लेवल अगर एक साथ क्रॉस करते हैं तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी सिर्फ एक करेक्शन है, जिस तरह हमने गोल्ड के अंदर, आपको याद होगा, $3,500 से $3,200 बहुत टाइम तक 3 से 4 महीने घूमा था। उसके बाद में जो तेजी दी तो करीब $800-900 की तेजी हमने देखी है। इसी तरह से सेम चांदी के अंदर देखने को मिलेगी। ये कुछ टाइम का एक कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन जिस दिन ये 54.50 $55 क्रॉस करेगा, M6 में 1,66,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, बड़ी तेजी के आसार दिख रहे हैं। एसआईपी अगर मैं बोलूं तो सिल्वर के अंदर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करिए, और अपनी एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार।